Delhi car blast, Umar met Syria terror operative in Turkey in 2022। अब ये देखिए दोस्तों, कहां से ये प्लॉट के ना ताने बाने जुड़ रहे हैं। अब आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पेज है। आई वांट यू टू पे अटेंशन। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा, आई वाज आल्सो लिटिल सरप्राइज। जब मैंने मीडिया में रिपोर्ट्स पढ़ी, मैं ये क्या हो गया यार, ये किस तरीके से हो सकता है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा सोफिस्टिकेटेड एक प्लॉट था। ये देखिए, Dr. Umar Nabi, the suicide bomber behind the November 10 Delhi car blast, had met a Syrian terror operative in Turkey in 2022, along with co-accused Dr. Muzammil Shakil Ganai and Dr. Muzaffar Rathar, supposedly on the directions of their Pakistani handler, Ukasha. Sources connected with the investigation told TOI, intelligence sources told TOI, the three doctors. अब देखिए साहब, अब यहां से स्टोरी शुरू होती है कि ये जो 3-4 लोग थे, ये मिले एक सीरियन टेररिस्ट से। सीरिया का एक आतंकवादी था, उससे मिले। उमर, मुजम्मिल और मुजफ्फर। अदील राठर का जो भाई है मुजफ्फर, ये मुजफ्फर राठर, ये वाला, ये तुर्की करीब 20 दिन रहे और उसके बाद उकाशा से मिलने गए थे, जिसको ये बोला गया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में है। उकाशा से इनकी मीटिंग नहीं हो पाई। उकाशा ने उल्टा उनको यह बोल दिया कि तुम ये जो सीरियन नेशनल है, तुम इससे मिलो। दोस्तों, ये सीरियन टेरर ऑपरेटिव है, ये वाला, ठीक है, यहां से ये सेम है, हम इसी की बात कर रहे हैं। सीरियन नेशनल मुजफ्फर वेंट ऑन टू ट्रैवल टू यूएई टू अफगानिस्तान। अब जो मुजफ्फर है, डॉक्टर मुजफ्फर, ये यूएई गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर यह गया अफगानिस्तान और वहां पे इसने अलकायदा ज्वाइन कर ली। अब ये देखिए, हम जिनकी बातें कर रहे हैं कि अभी तक ये था कि ये कश्मीर से आए और कश्मीर से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़े या इन्होंने पढ़ाई करी वहां पे और लोगों को रेडिकलाइज करा और किसी तरीके से इनके हाथ अमोनियम नाइट्रेट लगा, जो इन्होंने यहां वहां से खरीदा और बोला कि नहीं साहब, जैश ए मोहम्मद से हम इंस्ट्रक्शन लेंगे और ब्लास्ट करेंगे। अभी तक ये स्टोरी थी। अब नई जो स्टोरी आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे परत खुलती है ना प्याज की परत खुलती है, तब पता लगता है कि परत ही प्याज है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है। द लेयर्स आर द अनियन। अब पता लग रहा है कि ये भाई साहब ये गए तुर्की में, वहां पे एक सीरियन टेरर ऑपरेटिव से इनकी मुलाकात हुई। उकाशा जो था, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में रहता था, वो इनसे मिला नहीं। उसने बोला तुम ये सीरियन बंदे से मिलो। उसके बाद मुजफ्फर जो था, ठीक है, उमर, मुजम्मिल और मुजफ्फर, ये वाला बंदा, ठीक है, ये गया अफगानिस्तान और फिर इसने ज्वाइन कर दिया अलकायदा। ये इसकी स्टोरी है। और उमर जो था, ये उमर, ये भी कीन था, ये कहता मैं भी अफगानिस्तान जाऊंगा, मैंने भी अलकायदा को ज्वाइन करना है। लेकिन उकाशा, इसने बोला कि नहीं, आप इंडिया जाओ, क्योंकि वहां पे जैश ए मोहम्मद के बड़े टेरर प्लान्स हैं। यहां पे कुछ नहीं रखा तुम्हारे लिए। अब तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई, तुम्हारा इंडोक्ट्रिनेशन हो गया, अब तुम भारत जाओ और भारत में लोगों को मारो, क्योंकि जैश ए मोहम्मद का यही प्लान है। He followed the direction, and it was only after his return that he joined Al-Falah University and gave shape to the terror module that had been amassing explosives for future attacks when it was busted. तो ये बंदा वापस गया, जो उमर है, ये उमर नबी, ये नीचे जिसकी फोटो है, ये मेन सुसाइड बॉम्बर है। इसको मना कर दिया कि तुम अलकायदा ज्वाइन नहीं करोगे, तुम एक काम करो, वापस भारत जाओ। ये गया वापस भारत, इसने अल-फलाह यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी। दोस्तों, आप एक बात सोचिए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इसने अल-फलाह यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन करी? यानी कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी, ये तो एक ये पढ़ाने वाला हो गया ना वहां पे, और कई लोग वहां पे पढ़े भी थे। वो यूनिवर्सिटी, मैं सोचता हूं, मेरे दिमाग में ख्याल आता है एज अ ले मैन, एज अ कॉमन मैन, वहां से कितने आतंकवादी आज भी होंगे अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो घूम रहे होंगे, कितने होंगे? मुजम्मिल, अदील और उमर, ये कॉन्स्टेंटली इन टच विद 3 पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स, फैजल, हाशिम और उकाशा। ये दोस्तों यही वाला उकाशा है जिसने एक को अलकायदा ज्वाइन करने के लिए भेजा और दूसरे को बोल दिया कि नहीं, तुम वापस इंडिया चले जाओ। ये फैजल था, हाशिम था और उकाशा था। ये टेलीग्राम के थ्रू इनसे टच में थे और ये इनको इंस्ट्रक्शन देते थे, रेडिकलाइज करते थे और इनको बॉम्ब मेकिंग वीडियोस भी भेजते थे कि इस तरीके से बम बनाओ, इस तरीके से बम बनाओ। दोस्तों, ये पूरी बात थी। अब इसमें सीरियन नेशनल भी बीच में आ गया है और अलकायदा का एलिमेंट पहले नहीं था। अब पता लग रहा है, जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तब नई नई चीजें पता लग रही हैं कि साहब इसमें ये गए थे और ये वहां पे जाके इन्होंने अलकायदा भी ज्वाइन करा कुछ समय के लिए। और दोस्तों, ये सब नाम तो आप सुन ही चुके हैं, मुजम्मिल शकील गनई और डॉक्टर अदील अहमद राठर, डॉक्टर शाहीन सईद और मुफ्ती इरफान अहमद वागे ऑफ शोपियां।
इन सबको जम्मू और कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट करा था, ये 10 नवंबर के ब्लास्ट के सिलसिले में, और अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इनको 10 दिन की कस्टडी मिल गई है इन 4 लोगों की। तो अब एनआईए विल टेक फॉरवर्ड दिस एंटायर इन्वेस्टिगेशन। चारों के 4 आज की तारीख में एनआईए की कस्टडी में हैं। यहां पे दोस्तों कश्मीर टाइम्स है, कॉप्स रिकवर एके राइफल कार्ट्रिजेस, बुलेट्स, एडिटर्स कॉल्ड चार्जेस बिड टू साइलेंस इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। यहां पे स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जम्मू और कश्मीर पुलिस की, उन्होंने कश्मीर टाइम्स, ये देखिए साहब, ये कश्मीर टाइम्स का ऑफिस रेड करा। उन्होंने बोला कि यहां पे हमें एके राइफल मिली, उसके कार्ट्रिज, एके राइफल के कार्ट्रिजेस, माफ कीजिएगा, नॉट एके राइफल बट एके राइफल के कार्ट्रिजेस मिले, पिस्टल के राउंड मिले, हैंड ग्रेनेड की पिन मिली और कई चीजें मिली यहां पे, ये बताया। और यहां पे एडिटर्स जो है प्रबोध जम्वाल और अनुराधा भसीन, इन्होंने बोला है जॉइंट स्टेटमेंट में कि ये बेसलेस एक्यूजेशंस हैं, हमें फंसाया जा रहा है, और इनमिकल टू द स्टेट एंड कोऑर्डिनेटेड क्रैकडाउन ऑन द कश्मीर टाइम्स आर येट अनदर अटेम्प्ट टू साइलेंस अस in an era when critical voices are increasingly scarce. We remain one of the few independent outlets willing to speak truth to power. अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे नहीं पता कि कश्मीर टाइम्स वाले टेररिज्म में इन्वॉल्व है कि नहीं। इट इज नॉट फॉर मी टू से, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम है, मेरा काम नहीं है। जब खबर आ जाएगी हम एनालाइज कर देंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, और मैं फिर कह रहा हूं, मैं वाज़ेह तौर पे आपको बता रहा हूं कि मुझे नहीं पता। I, as Major Gaurav Arya, don't have any information whether these people, Kashmir Times, are involved in any act of terror or not. But जब भी कोई मीडिया वाला भारत में खास तौर से ये वर्ड यूज करता है ना, ये फ्रेज स्पीक ट्रूथ टू पावर, ये चूरन बेच रहा है। इन इंडिया नोबडी स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, क्योंकि इंडिया में वो चैलेंजेस है ही नहीं, भारत में वो चैलेंजेस है ही नहीं भाई। भारत में आप कुछ भी बोलो, आप 9 बजे की डिबेट में भाजपा को गाली दो, आप प्रधानमंत्री मोदी को उल्टा सीधा बोलो, कोई आपको अरेस्ट कर रहा है? कोई आपको अरेस्ट कर रहा है? कोई आपको क्या कोई प्रेशर कर रहा है? आपको नहीं। रोज करते हैं, आप नहीं देखते डिबेट टीवी की? रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, लोग बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। ये चलता है डेमोक्रेसी में, दैट्स ओके, दैट्स ओके। आपको बुरा लगेगा लेकिन ठीक है, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये लोग जो चूरन बेचते हैं ना, व्हेन क्रिटिकल वॉइसेस आर इंक्रीजिंगली स्केर्स, ये सारे के सारे मीडिया वाले चूरन बेचते हैं। ट्रूथ टू पावर सबसे बड़ा फ्रॉड है भारत में, नोबडी स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। भाई साहब, मीडिया हाउस चलाने के लिए नोट चाहिए। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, मीडिया हाउस चलाने के लिए नोट चाहिए। 2014 के पहले भी मीडिया जो था ना, मैं आपको ब्लंटली बता रहा हूं, बहुत लोगों को बुरा लगेगा जो गोदी मीडिया बोलते हैं। मीडिया डे 1 से गोदी था। ये कोई नया नहीं बना मीडिया गोदी। किसी को गलत फहमी हो कि गोदी मीडिया, अच्छा अब भाजपा पैसा दे रही, पहले कौन दे रहा था पैसा? पहले नमक और रोटी खा रहे थे मीडिया वाले। ये जो 40-50 करोड़ की कोठियां साउथ दिल्ली में लेकर और लंबे लंबे फार्म हाउस छतरपुर में लेकर बैठे हैं, और तब से लेकर बैठे हैं जब से मोदी जी का किसी ने नाम नहीं सुना था, ये पैसे कहां से आए? तो भाई ऐसा है, मीडिया भी जैसे समाज है वैसे ही मीडिया है। मीडिया में बहुत अच्छे लोग हैं, मीडिया में बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, और बड़े बेईमान लोग हैं जो कि बेईमानी से काम करते हैं। ये जो फ्रेज है, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो प्रबोध जम्वाल और अनुराधा भसीन, ये लोग इनोसेंट होंगे। आई एम सेइंग अनलेस दे आर प्रूवन गिल्टी, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड दे आर इनोसेंट। कोई प्रूफ नहीं है, कम से कम मेरे पास नहीं है कि इन लोगों ने कुछ गलत काम करा है। लेकिन ये जो चूरन है ना, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। और जो जर्नलिस्ट ये बोल रहा है, ये आपको चूरन खिला रहा है। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, नोबडी स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, ठीक है? बिकॉज इन इंडिया इट्स नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि कोई रिपरकशंस नहीं होते। क्यों? वाई इज इट नॉट रिक्वायर्ड? बिकॉज देयर आर नो रिपरकशंस यार। आप किसी को कुछ बोल दो, टेलीविजन पे लोग इतना कुछ बोल देते हैं, आर्टिकल्स इतना कुछ लिख देते हैं, क्या होता है? सोशल मीडिया पे 4 गालियां पड़ती हैं, इसके अलावा क्या होता है? होता क्या है इसके अलावा? स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, ये चूरन है यार। नॉट अ फर्स्ट टाइमर, अनदर अल फला यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट मिर्जा शादाब बेग वांटेड इन 2008 सीरियल ब्लास्ट, नाउ लिविंग इन पाकिस्तान। मुझे एक बात यह समझ में नहीं आई कि अल फला यूनिवर्सिटी खड़ी क्यों है अभी तक। ये 2008 में भी अल फला से ये इनके एलुमनाई हैं, ये हैं इनके एलुमनाई अल फला यूनिवर्सिटी का। अगर अल फला यूनिवर्सिटी, मुझे नहीं पता, आई हैव नो नॉलेज ऑफ दिस, बट अल फला यूनिवर्सिटी का अगर कोई एलुमनाई एसोसिएशन होगा ना, तो उसमें ऐसे खतरनाक लोग होंगे। भाई साहब, आप कौन से? मैं बैच ऑफ 2008 है जी, मैं इंडियन मुजाहिदीन का, मैंने वहां पे बम फाड़ा था, फक्र है। ये सब ड्रामा हो रहा है वहां पे। ये देखिए, as the investigation into the Delhi car blast deepens, a new name has emerged, Mirza Shadab Beg, a key accused in the 2008 serial bombing, who remains at large and has studied engineering at Al Falah University. ये इंजीनियर थे साहब, ये अभी वाले डॉक्टर हैं, एक जमाने में इंजीनियर का हो चुका है। इंजीनियर्स ने रास्ता दिखाया है इनको,
फिर डॉक्टर पीछे पीछे गए इनके। 2008 में सीरियल बॉम्बिंग। According to an article, Beg headed the Azamgarh module of the Indian Mujahideen and is believed to be in Pakistan along with founding IM members, the Bhatkal brothers. He also spent a brief period in Saudi Arabia. Police records from 2000 indicate that 2008, I beg your pardon, indicate that Beg introduced several recruits to terror plans, including Saqib Nisar, a cousin who later joined the module. ये Saqib Nisar एक और नाम आया है. Beg was instrumental in merging two terror groups, one from Azamgarh led by Atif Amin and another from Delhi comprising students. He was actively involved in recce operations for bombing in Delhi, and Ahmedabad played a direct role in planting explosives at India Gate. Beg had lived in Zakir Nagar, Delhi, where he hosted other members including Mohammad Shakil. While indoctrinating recruits with jihadi literature, police recovered his identity card during raids on his rented accommodation in Zakir Nagar. Following the Batla House, आपको याद है ना Batla House में encounter हुआ था. Authorities arrested 4 IM operatives linked to the 2008 bombings, while Beg and Mohammad Khalid remained wanted. Beg's network was pivotal in coordinating attacks across Delhi and Ahmedabad. In 2008, Beg also traveled to Udupi in Karnataka to procure explosives for the Jaipur blasts, reportedly providing a significant quantity of detonators and bearings to IM operatives Riaz and Yasin Bhatkal. Yasin Bhatkal का तो नाम आपने सुना ही होगा. I don't want to explain further. आप लोग बेहतर जानते हैं. He was also one of the alleged key conspirators in the German bakery blast in Pune. The 2008 Ahmedabad blast killed 56 and injured 246, while the Delhi blast on September 13, 2008 killed 20 and injured over 100. The investigation, aided by mobile intercepts and evidence from both cities, continued to track Beg's movements and the current network. ये बंदा आज की तारीख में पाकिस्तान में है दोस्तों. He is in Pakistan और ये भी अल फलाह यूनिवर्सिटी का इंजीनियर है. ये हर बैच में कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं. ऐसे होनहार युवक इनके निकल रहे हैं जो कि लोगों के खून के साथ खेलते हैं. मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अल फलाह यूनिवर्सिटी आज की तारीख में खड़ी क्यों है वहां पे? सरकार को ऐसा कुछ इनका रजिस्ट्रेशन नहीं लिया गया, कुछ नहीं लिया गया. दंदनाते फिरो, बम फाड़ो. अल फलाह यूनिवर्सिटी से डिग्री लो, बम फाड़ो. मैं ये नहीं कह रहा कि सारे स्टूडेंट वैसे हैं, सारे टीचर वैसे हैं, लेकिन जब कई सारे अल फलाह से निकलते हैं फिर शक की सुइयां फिर जाएंगी. अब there would be many innocent people also जो अल फलाह में पढ़ते हैं. ऐसे गरीब बच्चे भी होंगे, बड़े इनोसेंट होंगे. कल वो जाके बोलेगा किसी को कि अच्छा मैंने डॉक्टरी करी है, कहां से पढ़े आप अल फलाह से? जो पेशेंट होगा जिसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होगी वो आईसीयू में पहुंच जाएगा सुन के कि अल फलाह से आए. Despite probe into Al Falah University, students sign up for seats to study medicine. On November 13, even as investigators had identified the connection between Faridabad's Al Falah Medical College and the November 10 blast near Delhi's Red Fort that claimed at least 12 lives, the last round of counseling for filling up 15 seats in the college's undergraduate medical degree program was going on. It has filled all 150 MBBS seats. तो ये सारे के सारे 150 जिनका एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ है अल फलाह यूनिवर्सिटी. अब मैं कंफ्यूज हूं कि आपको मुबारकबाद दूं कि नहीं दूं, शुभकामनाएं दूं कि नहीं दूं, क्योंकि जो अल फलाह से प्रोडक्ट निकल रहे हैं. खैर, द नेशनल मेडिकल कमीशन official said that the apex medical regulator will provide its required inputs to the investigating agencies after they examine everything related to the incident. Al Falah School of Medical Sciences and Research Center under the Al Falah University received National Medical Commission approval to admit its first batch of MBA students in 2019. The college offers 150 MBBS seats. The first year fee is 16,37,500 for Indian nationals and 32,900 for NRI students. मेरा तो सरकार से सिर्फ एक सवाल है, ये बाकी छोड़िए, इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा. ये यूनिवर्सिटी अभी तक खड़ी क्यों है? ये अभी तक खड़ी क्यों है यूनिवर्सिटी? ये जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने इतने पैसे दिए हैं, सबके पैसे आप वापस करिए. सबके पैसे आप वापस करिए बच्चों के, ठीक है? और बच्चों के पेपर चेक करिए और इन बच्चों को किसी और स्कूल और कॉलेज में मेडिकल सीट जहां पे अवेलेबल है वहां पे इनको एडजस्ट करिए बच्चों को. ये बच्चे इनोसेंट हैं, ठीक है? इनको एडजस्ट करिए वहां पे और अल फलाह यूनिवर्सिटी को बंद करिए. कहानी खत्म करिए इस यूनिवर्सिटी की, बहुत हो गया. 2008 में भी ये काम करा था, 2025 में भी करा, ये 2030 में भी करेंगे, 2035 में भी करेंगे. दोस्तों, ये वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटा सा मैसेज आपके लिए. दोबारा आपको याद दिला दूं कि CFTV एक हमारा YouTube का चैनल है, उसमें कल शाम यानी कि सैटरडे शाम को 7 बजे एक इंटरव्यू रिलीज होने वाला है, where I am in conversation with Dr. Vikram Singh, IPS, former Director General of Police, UP.
डॉक्टर विक्रम सिंह साहब से हमने बात करी। कई मायनों में ऐसा पता लगा कि कहीं ना कहीं 3 टन अमोनियम नाइट्रेट, 3 टन अमोनियम नाइट्रेट आया, पता नहीं लगा अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर। यह बहुत बड़ी चूक है दोस्तों, और यह पता लगाना पड़ेगा कि जो पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो कहां फेल हुआ। यह बात डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, ने बोली है। वो इंटरव्यू देखना मत भूलिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, CFTV, सैटरडे 7 PM, यानी कि कल।